नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों देखेंगे रसायन विज्ञान का कुछ सवाल है जो कि क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ये चैप्टर जो है दोस्तों कार्बन एवं उनके यौगिक जो चैप्टर है रसायन विज्ञान का, उसका सवाल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल है और उसको बढ़िया से अच्छे ढंग से तैयारी करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला सवाल से, जो कि पहला सवाल आपको इस तरह से आएगा इस वीडियो में कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। इस तरह का सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से है लिखा हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी 18। इस तरह से है ऑप्शन लिखा हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 18 है। तो इसका 18 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 2 नंबर, और इसी तरह से इस वीडियो में बहुत सारा। फिर 2 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऐसा सवाल लिखा हुआ है 2 नंबर में। ऑप्शन में ए में है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इस प्रकार सवाल है और कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, जो कि डी में लिखा हुआ है 7। इस तरह से इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इस तरह का सवाल है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में वर्ग, ऑप्शन बी में आवर्त, ऑप्शन सी अपर रूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह के सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ वर्ग। तो उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से आपको वर्ग याद रखना है। ये इसका सही जवाब हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर में है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है? कि नाइट्रोजन का जो 2 परमाणु है उसके बीच किस प्रकार का बंधन से वो परमाणु आपस में जुड़ा होता है? तो यही सवाल हो गया। उसमें ऑप्शन ए में एकल आबंध, ऑप्शन बी द्वि आबंध, ऑप्शन सी त्रि आबंध, ऑप्शन डी कोई आबंध नहीं। इस तरह का सवाल रहेगा कि नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन रहता है? तो वो उसमें त्रि आबंध रहेगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी याद रखना है कि त्रि आबंध। फिर अगला सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी जो होता है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य वो किस प्रकार का सदस्य है? तो उसका ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ। ऑप्शन ए अम्लीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस, ऑप्शन डी मिश्र धातु। इस तरह के सवाल का जवाब आपको ऑप्शन बी में इसका सही जवाब लिखा हुआ क्षारीय धातु। तो आपको क्षारीय धातु याद रखना है। इसका जो है आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य जो है, प्रथम वर्ग के सदस्य वो क्षारीय धातु होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है क्षारीय धातु। ऑप्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल है 6 नंबर में। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। जो आवर्त सारणी होता है उसमें शून्य समूह का तत्व कौन सा है? वही 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ए ऑप्शन में है हाइड्रोजन H यानी, ऑप्शन बी हीलियम He, ऑप्शन सी में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी Cl2 क्लोरीन। इस प्रकार का लिखा हुआ है ऑप्शन। इसका सही जवाब आपको हीलियम जो है शून्य समूह का तत्व है। से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। तो अगला फिर सवाल देखते हैं। अगला सवाल 7 नंबर में है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इस तरह का सवाल है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका ऑप्शन में ए ऑप्शन में लिखा हुआ 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में लिखा हुआ है जो 4, कि मीथेन में जो लिखा हुआ सहसंयोजक बंधन 4 होते हैं, जो कि एकल बंध के द्वारा बंधे होते हैं मीथेन के अणु। तो इसका ऑप्शन बी में 4 है, तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से 8वां सवाल है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण है वो उसका आधार किस प्रकार का है, इस तरह का सवाल है। ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी परमाणु संख्या। तो इस तरह से 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ परमाणु संख्या, जो कि आवर्त सारणी का भी वर्गीकरण जो है यही आधार है परमाणु संख्या के आधार पर। तो इसका सही जवाब परमाणु संख्या है डी नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह से याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर में, कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या होती है, इस तरह का सवाल है। कितना होता है ये जानना है। ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो इस तरह से इसका जवाब राइट साइड में सारा प्रश्न में लिखा हुआ है, और उसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ 18 जो है इसका वर्ग की संख्या 18 हो गया। तो सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, जो कि बिहार बोर्ड आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि हमेशा से पूछा जाने वाला सवाल है। इस तरह से इसका जवाब हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर का है, कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। इस तरह का सवाल है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो ऑप्शन ए में 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:1। इस तरह से इसका जवाब सी नंबर में जो लिखा हुआ है ऑप्शन 1:3 इसका सही जवाब हो जाएगा, कि अमोनिया के जो अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है परमाणु संख्या का वो 1:3 है, जो कि ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो आपको 1:3 याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर में क्या है, कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो आपको आवर्त सारणी का सारा एलिमेंट यानी तत्व का नाम याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, और उसका परमाणु संख्या, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने इस वीडियो में लिखा हुआ है लोहे की परमाणु संख्या, तो आपको उसमें अलग भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको परमाणु संख्या याद रखना है, कि इसका लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो ऑप्शन ए में 23 लिखा है, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको लोहे की परमाणु संख्या ऑप्शन बी 26 आपको याद रखना है, कि 26 होता है परमाणु संख्या। फिर अगला सवाल देखते हैं, कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, यानी वर्ग जो है उसका संख्या क्या है। इससे पहले भी इस तरह का सवाल था इसी में। तो इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 18 लिखा हुआ, 18 हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर में है, हीलियम कैसा तत्व है। इस तरह से लिखा हुआ है, हीलियम कैसा तत्व है। आपको इस तरह से याद रखना है कि तत्व के बारे में, हीलियम के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। इस तरह सवाल लिखा हुआ है कि हीलियम का जो प्रकृति बताना है किस प्रकार का है। इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ जो जवाब है अक्रिय, वो ये इसका जवाब हो जाएगा सही। हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। फिर अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर में है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 7। फिर अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर में है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त
क्षैतिज पंक्तियां होती है, उसी को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। कितना होता है वो देखना है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है 7, तो आपको इस तरह से 7 आवर्त याद रखना है। 7 होता है आवर्त, तो आपका सही जवाब 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। फिर अगला सवाल देखते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। इस तरह ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन का जो अणु है, एक अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, तो 3 होता है। क्योंकि ओजोन को जो है O3 से डिनोट करते हैं, O3 से लिखा जाता है, इसीलिए उसको 3 अणु में माना जाता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या 3 होती है। तो इस तरह से इसका जवाब, सही जवाब ऑप्शन सी में लिखा हुआ 3, तो आपको 3 याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है। आवर्त सारणी में इस तरह से लिखा है BSIGEASSBTE तथा PO है। जो आवर्त सारणी होता है उसमें इस तरह का तत्व है। बी बिस्मथ को बोलते हैं, बोरोन को बोलते हैं, SI सिलिकॉन, इस तरह से सब लिखा हुआ है एक सीरियली लाइन में। तो जो इस तरह का तत्व जो है आवर्त सारणी में वो कैसा है, उसका प्रवृत्ति कैसा है, तो उसका ए ऑप्शन में लिखा है धातु है, ऑप्शन बी अधातु है, ऑप्शन सी गैस है, ऑप्शन डी उपधातु है। तो जो इस तरह का आवर्त में जो तत्व है लिखा हुआ एलिमेंट है वो उपधातु का समूह है, जो कि आपको याद रखना है कि बिस्मथ का जो समूह है, जो बी ऊपर लिखा रहेगा आवर्त सारणी में, वो उपधातु का समूह है। तो ऑप्शन डी में इसका उपधातु है, तो वो याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर में है। 18 नंबर में सवाल है कि अष्टक का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। या तो इस तरह से भी रह सकता है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरह से नाम जो वैज्ञानिक का है वो याद रखना है कि अष्टक का नियम किसने दिया है। ऑप्शन ए में लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी मेंडलीफ द्वारा, ऑप्शन सी डॉबरेनर द्वारा, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है न्यूलैंड्स द्वारा, जो कि अष्टक के नियम का प्रतिपादक है। इन्होंने ही अष्टक के नियम को बनाया है। वो अपने प्रयोग में कहा है कि अष्टक का नियम किस प्रकार होता है, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा, आप देख लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है कि अष्टक का नियम जो है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी में लिखा हुआ है जो उसको। फिर 19 नंबर सवाल में देखते हैं, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इस तरह से लिखा हुआ है, आपको देखना है कि ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 7 होती है, जो कि इस तरह से ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7। तो आपको 7 याद रखना है जनरली। फिर अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। 20 नंबर में है कि आवर्त सारणी का जो है समूह 1, उसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो कहलाते हैं, किस तरह का तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सामान्य तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी क्षार धातु, ऑप्शन डी लेंथेनाइड्स। इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ 4, जो कि समूह जो है 1 के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में वो क्षार धातु होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में लिखा हुआ यहाँ पर क्षार धातु। तो आपको जनरली क्षार धातु याद रखना है कि ऑप्शन में जहां भी रहे आवर्त सारणी का जो समूह 1 के तत्व हैं वो क्षार धातु के होते हैं, क्षार धातु होते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, ऑप्शन डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। सारा कुछ परमाणु है, कहीं पर इसका द्रव्यमान है, संख्या है, फिर साइज है, आयतन है। 4 ऑप्शन है, 4 प्रकार का उसमें बात लिखा हुआ है किसका आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म है वो किस प्रकार का होता है।
तो इसका परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, जो कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार है। तो जो पहले का जो लिखा हुआ था आवर्त नियम, वो उसमें कुछ अलग है, उसमें परमाणु द्रव्यमान का है, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या है। आवर्त का जो नियम है आधुनिक, उसका जवाब ऑप्शन बी लिखा हुआ, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 22 नंबर में, देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार उसका जो है घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये 4 प्रकार का इस तरह से ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए में जैसे लिखा हुआ है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी और परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है, जो कि बाईं से अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो उसका साइज जो है घटता है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी में लिखा हुआ है घटता है, तो आपको ये याद रखना है घटता है। फिर अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर में है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है, यानी जो समूह होता है हॉरिजॉन्टल, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, इस तरह से रहेगा। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ ग्रुप, यानी उसी को समूह कहते हैं। ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी ग्रुप और आवर्त, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ग्रुप यानी समूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के तत्व को समूह कहते हैं। इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चे, जो कि अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो है कि जो कुछ आवर्त ऐसे हैं जो कि अभी अधूरा है, उसका एलिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसका सवाल है। तो ऑप्शन ए में है तीसरा आवर्त, ऑप्शन बी प्रथम आवर्त, ऑप्शन डी सी छठवां आवर्त, ऑप्शन डी सातवां आवर्त। इस तरह का ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है सातवां आवर्त, तो इसको याद रखना है कि 7 आवर्त में सातवां आवर्त जो है ये अभी तक अधूरा है आधुनिक आवर्त सारणी में, क्योंकि इसमें तत्व अभी एलिमेंट नहीं पूरा हुआ है, इसलिए। फिर अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आवर्त, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए में जो लिखा है वह आवर्त, तो क्षैतिज कतारें जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी के, वो आवर्त कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि आवर्त। ये इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त। फिर अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल है 26 नंबर में, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है यानी आवर्त नियम है, उसमें तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, वो इसका इस तरह का सवाल है। ऑप्शन ए परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है नियम है, उनको जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसका ऑप्शन डी में लिखा हुआ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। इस प्रकार सवाल है कि जो गैस है अक्रिय गैस, ये 4 प्रकार का सवाल, 4 प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर है लिखा हुआ। कार्बन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में चांदी, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो अक्रिय गैस जो है इनमें से कौन सा है, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है आवर्त सारणी में, हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर में है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो आवर्त सारणी है उनका जो प्रथम वर्ग है, ठीक है, तो उसमें पहला वर्ग का सदस्य जो है वो किस प्रकार का प्रवृत्ति उसका है वो देखना है। ऑप्शन ए अम्लीय धातु है, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस, ऑप्शन डी मिश्र धातु। इस तरह से इसका ऑप्शन है। इसमें जो है पहला जो सदस्य है प्रथम वर्ग का सदस्य आवर्त सारणी में, वो क्षारीय धातु है। आपको ये क्षारीय धातु याद रखना है।
फिर अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर में है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो कि आवर्त में है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी क्रमानुसार बढ़ते जाता है, ऑप्शन सी क्रमानुसार घटते जाता है, ऑप्शन डी कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ ऑप्शन है स्थिर रहती है। जब हम आवर्त में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर रहती है, ना कि घटती है ना ही बढ़ती है। इसका ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ स्थिर रहती है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। फिर अगला सवाल देखते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 4 प्रकार का ऑप्शन है इसमें, सबसे आसान हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन है। जो ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ इन चारों में से मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो समूह है वो हाइड्रोकार्बन सारा हाइड्रोकार्बन सरलतम है। सबसे ज्यादा सरलतम ये मीथेन है, जो कि कार्बन के एक अणु से ये हाइड्रोकार्बन बना है, जो कि ऑप्शन ए में मीथेन है। तो आपको ये मीथेन सबसे सरल। 30 नंबर सवाल है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, इस तरह का भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हेलोजन, ऑप्शन डी अम्लराज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में जो है कार्बन जो है सी यानी हाइड्रोजन एच जो है उससे संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ सही है, तो इसका सही जवाब हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर में क्या है। 32 नंबर में सवाल है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति यानी वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऐसा सवाल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है 0.03%, ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि वायुमंडल में जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है पूरे वायुमंडल में। तो इस तरह से याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर में है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। हमने तो यहाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट का बोला कि इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा है। तो इसके अलावा भी कुछ और पूछ सकता है दोस्तों, उस तरह से आपको अणुसूत्र याद रख लेना है। उन पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस तरह का वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है कि नहीं। अगर ये उपयोगी हो रहा है तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे। ये इस तरह से आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है इस तरह से। ऑप्शन ए में H2S2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2S2O3, ऑप्शन डी H2S2O8। इस तरह से लिखा हुआ 4 ऑप्शन में जो है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है H2SO4 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। ये इस तरह का समूह है दोस्तों, 4 समूह लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक समूह याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर ऑप्शन में 4 है तो 4 ऑप्शन का सवाल रह रहा है यहाँ पर। इसमें से ऑप्शन ए है CHO, जो ये माइनस जैसा चिन्ह लगा हो है दोस्तों, ये आपको माइनस नहीं समझना, ये बंधन है, बंध कहता है उसको। तो CHO, ऑप्शन बी COOH, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी NH2। इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अम्ल का जो होता है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है COOH। तो आपको ये याद रखना है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल का समूह है। फिर यहाँ 35 नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है CnH2n+2। इस तरह से लिखा हुआ है, किसका सामान्य सूत्र है।
ये 3 तरह से होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 जो है ये किसका सामान्य सूत्र है? तो पहला ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एल्काइन, ऑप्शन बी में एल्किन, ऑप्शन सी में एल्केन, ऑप्शन डी में प्रोपाइल। तो इस तरह से इसका 4 ऑप्शन जो लिखा हुआ इसमें से CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपको सी में जो है एल्केन लिखा हुआ है, तो आपको ये सी ऑप्शन याद रखना है। तो ऑप्शन याद नहीं भी रखेंगे तो एल्केन जरूर याद रखना है कि CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। उसी तरह से एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का भी होता है। तो आगे फिर सवाल देखेंगे क्या है। फिर अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर भी है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? पहले तो एल्केन था, इस तरह से जो लिखा हुआ है सवाल में CnH2n ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इस तरह से भी रहेगा, ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्किन, ऑप्शन सी एल्केन, ऑप्शन डी प्रोपाइल। तो ऑप्शन वही है, सिर्फ यहाँ पर सवाल चेंज हो रहा है। तो इसका ये जो है CnH2n ये एल्किन समूह का सामान्य सूत्र होता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र अगर पूछा जाए तो CnH2n होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर में है कि नीला थोथा, उसी को तूतिया भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा बोला जाता है तूतिया, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इसमें सवाल में है। पहला ऑप्शन CuSO4 इंटू 7H2O, फिर ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CuSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी CuSO4 इंटू 10H2O। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है CuSO4 इंटू 5H2O, जो कि नीला थोथा होता है। उसका रासायनिक सूत्र ये ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है CuSO4 इंटू 5H2O, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको तूतिया भी बोलते हैं। तो फिर अगला सवाल 38 नंबर देखते हैं कि क्या है। 38 नंबर में सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु जो है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस तरह से इसका जो नाइट्रोजन अणु में जो है सहसंयोजक बंधन 3 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में 3 है, तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब सवाल आपको याद रखना है। फिर 39 नंबर सवाल देखते हैं कि 39 नंबर में है संगमरमर, उसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तीसरा इससे बोलेंगे, ऑप्शन ए में CaCO3, ऑप्शन बी MgHCO3(2), ऑप्शन सी CaHCO3(2), ऑप्शन डी MgCO3(2). इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। जो संगमरमर है उसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र है। तो आपको इस तरह से कॉमन बात है कि हम आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। कैल्शियम, जो आपको कैल्शियम दिख रहा है लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का अनुसूत्र, कैल्शियम का संकेत Ca होता है, जो कि Ca दोस्तों आपको ऑप्शन छांटने भी आना चाहिए। ऑप्शन एक सही कौन सा हो सकता है, सिर्फ याद करने से नहीं होगा। ऑप्शन ट्रिक भी है कि Ca कैल्शियम संकेत हम याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है Ca, तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। और कार्बोनेट को CO3 कहते हैं, तो ऑप्शन ए में ही ऐसा लिखा हुआ दोस्तों कि कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3। इसका ऑप्शन ए में कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, उसी को संगमरमर कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaCO3। आपको इस तरह से याद रखना है, जो कि संकेत से भी इसको हम याद रख सकते हैं अनुसूत्र को, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे अब यहाँ पर है 40 नंबर में, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो हम लोग चीनी उपयोग करते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ CH3COOH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3CHO। इस तरह से लिखा हुआ है।
आपको याद रखना है सी नंबर में जो ऑप्शन है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। C12 यानी कार्बन का 12 अणु, हाइड्रोजन का 22 अणु, ऑक्सीजन का 11 अणु। इस तरह से यह मिलकर चीनी का सूत्र हो जाता है। तो आपको इस तरह से चीनी का सूत्र याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर में सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम भी पूछ रहा है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, उसमें सोडियम का भी आपको याद रखना कि Na से सोडियम होता है। तब तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में सोडियम है। Na2CO3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO2, ऑप्शन डी NaCl। तो आपको यहाँ याद रखना है, अभी हमने जस्ट कहा है कि कार्बोनेट को CO3 से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन CO3 वाला यही पर है कि ऑप्शन ए में Na2CO3, ये आपका सही जवाब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, यही सही जवाब हो गया। 40 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6, ऑप्शन डी C3H8। इस तरह से इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। साधारण एरोमेटिक यानी कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें C6H6 हो जाएगा ऑप्शन सी में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, तो याद रखना है। 43 नंबर में है दोस्तों कि निम्न में कौन युग्म समावयवी हैं। इस तरह से सवाल है कि समावयवी यौगिक के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है C2H6 और C6H6, दो का जोड़ा दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है C5H10 और C6H12, ऑप्शन सी C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन डी CH4 और C2H6। इसका ऑप्शन सी में लिखा हुआ C2H5OH और CH3OCH3, ये जो है समावयवी होते हैं। ये युग्म जो है जोड़ा, इस ऑप्शन सी वाला ही समावयवी है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। फिर अगला सवाल 44 नंबर देखते हैं क्या है। 44 नंबर सवाल है COOH जो है अभिक्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं। जो COOH है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर तो संकेत दिया हुआ है COOH। इस अभिक्रियाशील समूह को, मूलक को क्या कहते हैं, तो वो इसका ऑप्शन में लिखा है कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी ईथर। तो जो COOH है अभिक्रियाशील समूह में, वो अम्ल का एक समूह है, अम्ल का समूह है। तो आपको अम्ल याद रखना है, COOH अम्ल ये होता है। अगला सवाल है 45 नंबर सवाल है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरह से सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन ए में है CH3COOH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3CHO। इस तरह से लिखा हुआ 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी में है C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। फिर आगे दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए इतना 45 सवाल का वीडियो था, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।